प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से 2 साल में अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया के जरिए, अपने मुद्दों के जरिए जिस तरह से मुद्दे उन्होंने उठाए, बनाए, नो डाउट एक फैक्टर बने। लेकिन चुनाव के नतीजों के संदर्भ में जब पूछा जा रहा है तो पिछले कुछ दिनों से वो अर्श पर या फर्श पर बोलते हैं, और खुद उन्होंने लकीर खींच दी 10 के नीचे या 150 के ऊपर, मतलब 0 to 150 की रेंज उन्होंने तय कर दी। 2 सीट आएगी तो कहेंगे देखो मैं तो कहता ही था, 0 आएगी तो कहेंगे मैं तो कहता ही था फर्श पर, और ऊपर का तो पता नहीं। तो अर्श पर या फर्श पर अगर हम अब टिकटों के बाद देखें तो 2015 का जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा जब काउंटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, और जो शूट किया बीजेपी के ऑफिस सामने पटाखे छूटने शुरू हो गए थे। फिर नीतीश कुमार सावर में थे तो निकले तो प्रशांत से बात किए। ये बातें मुझे खुद प्रशांत जी ने बताई है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, कहा कि कुछ नहीं सर, 1 घंटे में सब सबसाइड करेगा। दैट एग्जैक्टली हैपेंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें प्रशांत जी ने 180 सीटें बोली थी, अगाया कितना 178, बुल्स आई ऑलमोस्ट। बंगाल में ही कॉल्ड इट करेक्टली कि बीजेपी 3 अंकों में नहीं जाएगी, नहीं गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने 300 पार किया और 200 लोकसभा में गलत हुए। मैं 2 इलेक्शन को जानूँ। जब अपनी बारी आई है तो आपने एक ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि जो हम आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर कर सकते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग सेफ। होता क्या है ना कि जब रेटरिक से रियलिटी वाले फेज में आप जाते हैं, ट्रांजिशन होता है, तब आपको पता चलता है। पॉलिटिकल पार्टी की बिगनिंग का भी एक रोमांटिक फेज होता है। वो रोमांटिक फेज जब उनका निकल गया, करिए ये हुआ, पलायन देंगे, बिहार के नक्शा बदल देंगे, सब सुना, बहुत स्लोगन बहुत अच्छा लगा। अब जब बहुत ही रिजिड स्टेट है, कास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत इतना आसान नहीं है। मैंने यही प्रश्न तो पूछा था कि 35 वर्ष से जो शासन चल रहा है, आखिर आप क्या कर लेंगे जो बदल जाएगा। 10 वर्ष तो आप इन्हीं की मुखालफत कर रहे थे, आप इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। लालू जी का आप कहते हैं हम नहीं किए थे, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आपने नया प्रयास किया। पूरे जो संगठन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हु आर योर फुट सोल्जर्स। आप ये जानिए, आप जो वहाँ का संगठन है, एक एक व्यक्ति पर उन्होंने कॉर्पोरेट स्टाइल में 1-2 आदमी को बिठा दिया है। वो आपका प्रेस रिलीज बनाएगा, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो जो कॉर्पोरेट स्टाइल में कर रहा है। वो नीचे का मैं रीजन बता रहा हूँ। कल का एक उनका कार्यकर्ता अमित विक्रम है, वो उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर, उनके साथ मारपीट की गई, उसकी क्या सच्चाई है मैं उन्हीं के फेसबुक के हिसाब से कर रहा हूँ। ये एक भले भगवान करे स्ट्रे इंसिडेंट हो, लेकिन इस तरह की बातें आप एक नीचे का स्ट्रक्चर, वो क्लेम करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्या पब्लिक में वो मैसेज गया आपके बारे में कि भाई आप, सही बोला अमरनाथ जी ने कि वो जाके कहते हैं देखेंगे क्या ये, हाँ वहीं जीत सकते हैं कि जो और पार्टियों के, जिनकी कुछ नेताओं जिनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि 15 साल 20 साल घूमे हैं फील्ड में, अपना कमाया है, इनके साथ मिल करके, और एक ऐसा सोशल कम्बिनेशन 3 चौतरफा फाइट हो जाता है, वहाँ जीत सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जोकीहाट है, जोकीहाट में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन बेटे सरफराज लड़ रहे हैं, शाहनवाज लड़ रहे हैं, और सुनते हैं कि AIM भी वो वहाँ कैंडिडेट देना है, JDU ने मंजर आलम को दिया है। इस तरह की सीटें जहाँ की 3 तरफा चौतरफा फाइट हो, वो निकल सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक नंबर 10 तो बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक नंबर लग रहा है। ऑफकोर्स बिलो 10, इट कुड बी बिलो 5, डोंट नो। मैं अब जाके हम लोग कैंडिडेट देखना पड़ेगा कौन होगा। बिलो 3 ऑल्सो, बिलो 2 ऑल्सो। हाँ, वो कुछ भी हम भी ले सकते हैं। हम भी जब 0 से 50 वो ले रहे हैं तो हम भी 0 से 10 तो ले ही सकते हैं ना। सही बात। तो वो ये है। तो एक विमर्श में एक अच्छा है कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, एक एक्स फैक्टर चुनाव में आया है, जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए बात कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, हम लोग उसको डिसिपर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया हमारा, जिसको क्या बोलते हैं गैंगीज, वो भी वोट देता है कि नहीं देता है। 2000 के बाद वाला बॉर्न है, वो वोट देता है कि नहीं देता। जेनजीज जो भी है, मैंने आई कांट स्पेल इट, मतलब करेक्ट, जेनजी जो भी है, तख्ता पलट देता है वो। आपने नेपाल का रेफरेंस दे दें, जो भी है। तो वो क्या उस चीज़ से ऊपर उठा है क्या हम पूरा, और मान लीजिए कोई कैंडिडेट का बहुत अच्छा प्रोफाइल है, तो वो उनका प्रोफाइल एकेडमिक लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ गए हैं, किसी का राशन कार्ड बनवाए हैं आप, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं आप, सुख दुख में गए हैं। अरे पप्पू यादव देखिए, अब कहीं हम लोग कहीं नहीं पहुँचते, पप्पू यादव पहुँच जाता है। तो अगर इस वेलफेयरिज्म से नेता बनना होता, आज बिहार के सबसे बड़े नेता पप्पू यादव होते, सब जगह पहुँचे हैं। तो आपको फील्ड में अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उतने प्रयासों के बाद ही बेचारे सीमांचल तक ही सीमित हैं।
नेता अलग बात है हालांकि ठीक है, फिर भी निर्दलीय जीत गया, बहुत बड़ा क्रेडिट हाँ, है वही कि तेजस्वी लगे रहे पूरी ताकत। मैं वही कह रहा हूँ कांग्रेस ने ना, पिन छोड़ा, कितने लेकिन जीत मैंने गए। वो ये कमाने में उनको कितने साल लग गए, कितने साल लगे? कितने साल लगे, वो कितने पैसे लुटाए या लगाए, हाँ, वो इन्वेस्ट लगाए। किया, पता नहीं कहाँ से आता है, वो अलग कहानी। इन्वेस्ट किया। मैं तो बोलता हूँ, पब्लिक मन से बोलता हूँ कि भाई किसी को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो पप्पू यादव या मुकेश सिसारिया दिलाता है या पप्पू यादव दिलवा सकता है आपको, ये उनका ह्यूमन साइड है। तो ये वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं ये इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फील्ड में समय देना पड़ेगा। नॉट दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन से आपका टेक अवे 7% 10% जो भी आया, यू कैन बिल्ड अप फ्रॉम हियर। यहाँ से आप रनछोड़ मत बनिएगा, यहाँ से आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, यहाँ से रनछोड़ मत। 2025 के बाद 30 तक भी टिकिएगा। हाँ, मैंने 25 के बाद 30 तक टिकिएगा। 30 तक में बहुत कुछ ये पूरा हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हम तो एक एपिसोड 1-1.5 घंटे प्रशांत किशोर पर बात करेंगे अगली बार, क्योंकि मेरे जहन में उनके जितने वीडियो मैंने देखे हैं, उस वीडियो को देखकर, उनके दावों को देखकर, उनके क्लेम्स को देखकर, जिस तरह से वो दूसरों को खारिज करते हैं, उसको देखकर बहुत सारे सवाल हैं। और उन सवालों का जवाब मैं 14 नवंबर के नतीजों में भी तलाशूंगा, लेकिन उसके पहले भी बात करूँगा। एक चीज़, चूँकि जातीय समीकरण की बात होती है, आप सब लोग, हम सब लोग बात करते हैं, और जब जातीय समीकरण, कास्ट कैलकुलेशन, कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं, प्रशांत किशोर उसको लगातार खारिज करते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी है, ये जो इंटेलेक्चुअल है, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये जो जर्नलिस्ट है, ये सब कास्ट इक्वेशन करते रहते हैं। और उनकी एक थ्योरी है कि इसके आधार पर कुछ नहीं होता है। लेकिन उन्होंने भी कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर वोट दिया, टिकट दिया, और टिकट वितरण करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गिनाया भी कितने ओबीसी, इतने एबीसी, इतने अल्पसंख्यक, कितने, यहाँ तक कि नट समाज, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि हमने मटिहानी में भूमिहार की जगह भूमिहार को दिया, ये सब बोला। अब मैं ये संतोष जी आपके पास भी आ रहा हूँ, चूँकि आपने बड़ा गहन अध्ययन करके किताबें लिखी है, इसका मतलब अंत में ये हुआ ना कि चुनाव आते आते सब कुछ इसी पर हो जाता है कि इतने यादव, इतने मुस्लिम, इतना दलित, इतना ईबीसी, इतना ओबीसी, इतना कास्ट, इतना ब्राह्मण, इतना राजपूत, इतना ठाकुर, इतना नोनिया, इतना साहनी, इसी पर सारी कहानी है। जो एनडीए है उसकी कहानी इसी पर टिकी है, कुशवाहा, मांझी, पासवान, और ये, और इधर भी इसी पर टिका है। आप देखिए, आप जेफरी विट्सो की किताब है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट, और उन्होंने पोस्ट प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, कास्ट स्ट्रक्चर को। उन्होंने कहा कि जब तक मतलब प्री इलेक्शन के पहले लोग संस्कृताइजेशन होता था कि आप सारे अपर कास्ट के लोगों ने सरनेम लिए, और पोस्ट चुनाव के बाद 52 के बाद जो है, जब रिजर्वेशन कोटा लागू होता है, सब लोग अपनी जाति की तरफ घूमने लगे। आप 90 में आप चार्ट उठा के देख लीजिए, 90 के पहले तक कि कास्ट स्ट्रक्चर में अपर कास्ट के कितना था, उसके बाद का देख लीजिए कि पूरा किस तरह से पूरा रिवर्स हुआ है ट्रेंड। तो आप सब लोग सिर्फ जाति, पहले क्या होता था कि कभी कर्पूरी ठाकुर को लोग अति पिछड़ा का नेता कभी नहीं बोले हैं, वो लास्ट में मरने के कुछ दिन 1-2 साल पहले अति पिछड़ा हो गए, उनको जननायक लोग बोलते थे, क्योंकि कितनी आबादी है, 1.5% उनके कास्ट की आबादी है। समस्तीपुर में कितनी आबादी है, वो कैसे जीतते थे। अब पिछड़ों में क्या होता है, एक वर्टिकल्स तैयार हो गया। अब पान समाज से आते हैं, IP गुप्ता, वो उनकी पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इतने वर्टिकल्स तैयार हुए, हम इस तरह से खांचों में बटे हुए हैं जाति के कि बहुत अच्छा हो, आइडियल कंडीशन हो, इससे बाहर आएँ। ये नहीं बोलता हूँ कि इससे लोग बाहर नहीं आते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता कि नीतीश कुमार, जिनका की जाति आधार 3% से कम है, एक पॉलिटिकल, बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में टेस्ट केस है कि उस जाति, कम जाति आधार का नेता कितना लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो सकता है, और कभी उन पर जाति का टैग नहीं लगा है, जबकि वो भी वही सब काम करते हैं। जब वोट देते हैं, ये अपना टिकट बांटते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो चिपका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सेलेक्टिवली डेवलपमेंट कार्ड भी चलता है, लेकिन अभी जो आप जब पिज्ज़ा बनाते हैं ना, तो आपका डो जो है ना, वो डो इम्पॉर्टेंट है। टमाटर और जो भी है, पनीर वनीर बाद में डालिएगा आप, तो वो बेस इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार का बेस अभी भी कास्ट है। भगवान करे ये टूटे। डॉक्टर लोहिया बहुत पहले कहते थे जाति टूटे, फिर वही बोलने लगे पिछड़ा पावे 100 में 60। चलिए, अब वही जो एक जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में जब जातीय समीकरण की बात होती है, ऐसे होती है कि 35-37% वोट लगभग एनडीए के, 35-37% लोग वोट लगभग प्लस माइनस 1-2% मान लीजिए गठबंधन के होते हैं, जिसमें मुस्लिम, यादव और बाकी समीकरण साहनी को जोड़ लीजिए। लेकिन ऐसे अगर जातीय समीकरण और एक कास्ट के अकॉर्डिंगली वोट बैंक देखें, तो एनडीए के साथ चिराग पासवान है, एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए के
प्रसाद जीतन राम मांझी हैं, और उसके बाद जो उनके जो दो बड़े घटक दल हैं ये यहाँ अगर देखें गठबंधन में तो तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस, और एक साथ में मुकेश सहनी। इसमें अगर इस समीकरण को देखें तो इसमें कौन भारी दिखता है? देखिए, भारी और हल्का होने का कोई ये नहीं, दोनों अपना अपना साधे हुए हैं अपने। और जाति है कि जो जाति नहीं, जो शायद कहते हैं हिंदी में, लेकिन कास्ट फैक्टर ये पैन इंडिया फैक्टर है, ये कोई बिहार से रिलेटेड नहीं है, हर जगह है, साउथ में भी है, यहाँ भी है, आप बोका लिखा और कन्नड़, यूपी में भी पीटीआई चला रहा फाइनली। और शायद ये रिपोर्ट आप लोग जरूर देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिंदल के किसी प्रोफेसर ने दिया, 57% लोग बिहार में अभी भी कास्ट को फोकस रख के ही सारा चीज़ करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अपना पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, वो 57% का रेशियो, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और शायद यही कारण था कि प्रशांत किशोर भी जब रिलीज़ कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट, तो वो 31 ईबीसी हैं और 21 माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, कुछ अपना इस तरह से कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कास्ट को अलग ले जाके। कास्ट एक रियलिटी है और कास्ट के आधार पर ही बाकी पार्टियाँ, आपको याद है 90 के पहले या 90 के बाद जब लालू जी से हम लोग मिला करते थे, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो कहा करते थे कि 31% से हम तो फ्लाइट लेते हैं इलेक्शन के समय, 17 मुस्लिम एंड 14% यादव, तो 31% फ्लाइट, उसके बाद जो जुड़ जाए। नीतीश जी आए तो क्या किया उन्होंने, ईबीसी को दलित और ये सब 36% ये लेके आए, बाकी कोई और आएंगे तो वो, लेकिन प्रशांत किशोर ये नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर बिजनेस और पॉलिटिक्स में थे, बना बनाया घर था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें वो ऐड ऑन करते थे। जैसे संतोष जी ने कहा कि डॉ के बाद वो टमाटर में, तो वो टमाटर और चटनी मिलाने का काम क्या करते थे। अब इस बार वो पहली बार वो इनटू पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स में खुद कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, बेस बनाने में उनको समय लगेगा। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कल परसों से कि कुछ पत्रकार हैं जो बिहार को हमेशा से बेचते आए हैं और बिहार की गरीबी को दिखाते हैं, लॉलेसनेस को दिखाते हैं, वो बोल रहे हैं इस तरह की बातें। कौन बोल रहे हैं? प्रशांत जी का ये 2-3 दिन से कुछ पत्रकारों का, दिल्ली के पत्रकारों का ये कहना शुरू कर दिया है, कुछ पत्रकार हैं जो बेच रहे हैं बिहार को, शुरू से बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं कि लॉलेसनेस है। ये रियलिटी है प्रशांत जी, आपको ये भी ये रियलिटी है, आप घूमिए बिहार को, आप भी जान रहे हैं रियलिटी है बिहार की। लेकिन वो वैसा ही पत्रकार चाहते हैं, जो बोल रहे हैं वही बोलने लगे कि भाई प्रशांत किशोर 100 सीट ले लेंगे, 125 सीट। भाई ऐसे भी पत्रकार हैं ना बिहार में जो 6 महीने से 100 सीट 125 सीट दे रहे थे। तो आदमी जो रियलिटी है, अगर हमें नहीं दिखेगा 100 सीट मिलता हुआ तो हम कैसे बोले 100 सीट मिलेगा? आप बोलिए कि हम, भाई मुझे तो याद है कि वो 20 दिन पहले तक इंटरव्यू में बोलते थे डिसाइसिव मेजॉरिटी आएगी। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले एक जर्नलिस्ट ने किसी बातचीत में कहा शायद कि 135-40 सीट आ जाएगी ना, उन्होंने कहा 135-40 सीट के लिए हम लड़ रहे हैं, इतनी सीट आ जाएगी तो मैं तो हार मानूंगा। तो उस हिसाब से तो उस दिन लग रहा था कि उनको 200 पार करेंगे। और अगर आज ऐसी जर्नलिस्ट का काम है, जो दिखे सो दिखाएंगे। मैं भी जैसे प्रशांत किशोर पे 10 वीडियो मैंने किया, मैं राघोपुर गया, उनके जो उन्होंने आरोप लगाए अशोक चौधरी पर या सम्राट चौधरी पर, सब किया। लेकिन अगर जमीन पर जनता नहीं दिखेगी, पत्रकार थोड़ी जिता देगा। प्रशांत जी आज के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब यूट्यूब का या सोशल मीडिया का एज है, उसमें वो कुछ मैनेज, प्रशांत जी की एक्सपर्टीज भी यही रही है, मीडिया को मैनेज करना और बाहर के लोगों को। प्रशांत जी का इंटरव्यू और लोग मीडिया में इसलिए भी छाए हुए हैं कि प्रशांत जी इज इजीली एक्सेसिबल फॉर इंटरव्यूज़। उनको फ़ोन कीजिए, वो रात में खुद चले जाते हैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। वो इस तरह का है। बाकी नेता नीतीश कुमार साहब इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी साहब इंटरव्यू जल्दी नहीं कर सकते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट लेना। हिसाब से तो उनकी तारीफ करना चाहिए कि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है। नहीं, एक्सेसिबल है वो, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जो इशू रेज कर रहे हैं उसका भी सोशल कनेक्शन है वोटर्स में। लेकिन पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्टैब्लिश करना, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जेएसयू को स्टैब्लिश, उनको समय लगेगा, उनको समझना पड़ेगा बिहार को। और बिहार को कोई बेच के यहाँ से कोई भागने वाला नहीं है। बिहार को कोई बेचे, जो रियलिटी है, लेकिन उससे चूकेंगे भी नहीं। प्रशांत जी अगर आप 0 पर हैं तो आपको 0 ही लिखेंगे, 100 नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते हैं। तो अब प्रशांत किशोर से विषय बदलते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम एक लाइन में ऐड करूँगा खाली अमरनाथ जी में, सोशल मीडिया पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, अब सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कहा ना, अब सोशल मीडिया आपने कहा, जैसे आज ही मैं देख रहा था, मेरा फ़ोन लाना, आज ही मैं देख रहा था, सुबह जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो देखा मैं सोशल मीडिया पर प्रशांत जी की टीम के ही लोग होंगे जनसुराज पर, जो ये लोग क्या करते हैं कि जितने व्यूज़ प्रशांत किशोर क्या है, जितने व्यूज़ अमित शाह के किसी और पार्टी क्या है, उसके हिसाब से वो बनाते हैं कि ये देखिए किसको कितना लोगों ने देखा। तो मैंने मुझे लगता है होगा शायद, हाँ, जैसे अब आज ही है, देखिए किसको चाहता है बिहार। अब क्या हो, सम्राट चौधरी किसी कॉन्क्लेव में थे तो 52,000 लोगों ने देखा, प्रशांत किशोर को 2.5 लाख लोगों ने देखा, अमित शाह ने 62,000 लोगों को देखा। इसके हिसाब से इन्होंने तय कर लिया कि ये जो है वोटिंग के रेशियो में तो फिर सम्राट चौधरी से 5 गुना, अमित शाह से भी 4 गुना। तो इस आधार पे तब तो बीजेपी को सीट मिलनी चाहिए 20-25 से नीचे, जेडीयू की मिलनी चाहिए 10 के नीचे, और उसके बाद प्रशांत किशोर को मिलनी चाहिए 200 के ऊपर।
अगर ऐसे वोटिंग होता है तो ये एक मति भ्रम का शिकार होना भी होता है सोशल मीडिया पर। और बहुत सारे लोग सुनते हैं सबको, जैसे मैं भी उनके 40 इंटरव्यू सुन चुका हूँ, बहुत सारे अच्छा बोलते हैं, लॉजिकल बहुत सारी बातें होती है, बिहार के डेवलपमेंट के बहुत सारे नए मुद्दे उन्होंने उठाए जो ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन फिर जनता, पब्लिक एट लार्ज जिसको कहते हैं, 7.5 करोड़ वोटर, क्या वोट देने आएगा? और ये सवाल फिर उठता है, नहीं देने आएगा तो सुन के उसके बाद सुन के अनसुना कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो वही तो ये उनके लिए भी एक सीख होगी। मुझको नहीं लगता है कि उन्होंने इंटरनल सर्वे नहीं करवा रहे हैं क्या, जरूर करवा रहे होंगे, हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या उनको सर्वे मिल रहा है। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया अगर क्राइटेरिया होता तो बिहार के अभी 3-4 और मुख्यमंत्री बन चुके होते। ये थोड़ी होता है सोशल मीडिया पर पूरा सर्च, आप कोई भी वीडियो पोस्ट कीजिए, आप देखिएगा कमेंट से एक पैटर्न मिलेगा आपको जो ट्रॉल किया जाता है एक पैटर्न होता है। ये सबको समझ में आता है कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही है। तो वो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत दिन की लॉयल्टी होती है। आप राघोपुर घूम के आए, पता चल गया ना, आप ही को कहा था ना कि 1000 गाड़ी लेके आएंगे, तेजस्वी 1 गाड़ी लेके आएंगे। मैं आपकी बात को कोट करता हूँ। बिल्कुल मेरे वीडियो में। तो ये अंतर है। ये सिर्फ मैं एक कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लॉयल्टी ऐसे भी नहीं है। नीतीश कुमार एक दिन में नेता बने हैं, 77 से धूल फाँक रहे हैं जाकर के, तब ठीक ढंग से 2005 में बने, वो भी एक कॉम्बिनेशन हुआ तब बने। तो एक किसी की पॉलिटिक्स से एक लंबी फाइट होती है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को जाता हूँ, 20 साल 25 साल हो गया है, टिकट नहीं मिल रहा है, पार्टी में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूँ कि ये मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? ये 3 वर्ष इन्होंने दिया है। 3 वर्ष में दे करके आप इस टाइम में आपने एक नई पार्टी बनाई जब सोशल मीडिया का बूम है, पूरा एकदम ऐसे क्लाइमैक्स पर है, और आप उसके मास्टर हैं। और आपने अभी तक जो कहा ना कि मैंने इसको जिताया उसको जिताया, आपने वैसे किस आदमी को जिताया जो कि आपको लगे किसी को पब्लिक मेमोरी में लग ही नहीं रहा तो जीत सकता है? आपने राहुल गांधी को जिताया? मैं जानना चाहता हूँ। 2017 में अखिलेश राहुल को जिता, हाँ, जिताया यूपी के 2 लड़के में। आपने ये क्या किया भाई? नीतीश जी, लालू जी, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यू रैप्ड इट अप वेरी वेल, यू आर ए गुड पैकेजर। वो आपने वो किया। तो मैं आप बहुत बड़े माइंड हैं भाई, आप बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जानकारी है आपको। यू आर द डाटा मैन, सुपर डाटा मैन ऑफ बिहार। फाइन, सब ठीक है। लोगों को वो डिस्ट्रिक्ट करेक्ट करते हैं कि 38 नहीं 40 डिस्ट्रिक्ट है, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं कहता हूँ 4 नहीं 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 38 तो 40, तो 4 रेलवे भी जोड़ लो, सही बात, 44 है तब। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला के समाहर्ता कलेक्टर होता है, जिला का डिफिनेशन में कलेक्ट, आप जब रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसको जिला कहा जाता है। वो ये सब बेसिक डेटा है। तो इज द डेटा मैन, अच्छे पर्सपेक्टिव, अच्छे स्लोगन लेकर के आए, लेकिन वो ग्राउंड में कितना सीप कर रहा है, कितना कन्वर्ट कर रहा है। हम लोग भाई क्रिटिकल एनालिसिस तो करेंगे, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं करेंगे आप जो चाह रहे हैं वही टोन में बोलेंगे कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपके पोर्टफोलियो क्या होंगे। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला क्या करेंगे? नहीं आप शत्रु हैं, नहीं आपके मित्र हैं। हम पत्रकार हैं, अपना हम काम कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी ग्लोइंग बातें भी लिखी है, अभी तक की जितनी इंटरव्यू ग्लोइंग ही बातें हैं। लेकिन फील्ड में हमको, जब हम घूम रहे हैं फील्ड में, SIR में भी लंबा सब घूमे हैं, पूरा मतलब 534 ब्लॉक है, मैंने 500 तो घूम लिया होगा बिहार में। तो थोड़ा बहुत जानकारी तो भाई मुझे भी क्रेडिट दीजिएगा। तो जो हमको अर्ली थ्रेट्स मिल रहा है, SIR पे आपने बहुत अच्छा काम किया, टोटल क्रेडिट आपको है। नहीं ठीक है, शुरू आपने की, वो आपके जैसे दोस्त देंगे और लोग नहीं। नहीं आपने बिहार से पहली 4-5 स्टोरी आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस ने की। अरे ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप फील्ड में जाइए और आपको इस तरह का फीडबैक मिलेगा। यू आल्सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। दैट इज, मैं ये कहता हूँ कि बड़े लीडर को जो है दे हैव लार्ज हार्ट फॉर क्रिटिसिज्म। मैंने कितनी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कितनी 12-13 मैंने सीरीज किया होगा, महादलित सीरीज किया होगा, कोविड वाला किया। नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट इवन वंस ही कॉल्ड मी। एक बार कॉल किया था, वो फैक्ट्स के करेक्शन के लिए जानने के लिए, एक बात किसने बोली, लेकिन कभी नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे रामविलास पासवान, इवन लालू जी, कि आप अगर क्रिटिसिज्म करते थे, कोई स्टोरी करते थे, उसके फैक्ट जाना करते थे। सुशील मोदी फैक्ट जाना करते थे कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो दैट्स हाउ यू ग्रो इन डेमोक्रेसी, कि आप एक दूसरे से लेते हैं, आप रियलिस्टिक होते हैं। ऑफ कोर्स आप न्यू प्लेयर हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम आप। लेकिन जो विमर्श में जो बातें आ रही है, यू शुड टेक टफ क्वेश्चंस। अभी उपेंद्र कुशवाहा का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। कल कहा हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, आई रियलिस्ट टफ क्वेश्चंस। तो टफ क्वेश्चंस को जब तक आप रियलिस्ट नहीं करेंगे, आप कंप्लाइंट जर्नलिज्म चाहेंगे,
दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, हाँ, दैट इज जैसे नॉट। आप इनसे ये पूछिए कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए पहली दस्तखत से क्या फैसला करेंगे कि अगले 7 दिन में क्या आप बिहार में योजनाएं लागू करेंगे, अगले 20 दिन में क्या योजना। ये सवाल तो ठीक है, जब लगे वाकई कि 100 सीट पार करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं तब पूछेंगे। तो ये उसके बाद का सवाल, ये सवाल पूछने में सवाल गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल तब जब ये विजिबल हो कि ये आदमी यहाँ किंग या किंग मेकर की भूमिका में है। जब किंग और किंग मेकर दोनों भूमिका में नहीं है तब ये सवाल बेमानी होती है, तब वो सवाल पूछे जाने चाहिए जो वही जवाब उनके सवालों से जो उनके जवाबों से जो सवाल निकलते। खैर चलिए, उसमें बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी भी नाराज होंगे कि आप आलोचना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। बहरहाल हम फिर से एक सवाल फिर प्रशांत किशोर पर लेंगे। देखिए क्या है कि वो फैक्टर तो एक दिलचस्प फैक्टर बन गए। अब बात आती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं बिहार से जाऊँगा, कल जा रहा हूँ, वहाँ जितने लोगों से मैं 4 दिन दिवाली की छुट्टी में मिलूंगा संतोष जी, चाहे कोई डॉक्टर, मुझे किसी डॉक्टर से दिखाना है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और या कहीं किससे भी, वो एक चीज़ पूछे, वो कोई नहीं पूछता तेजस्वी यादव, एक पूछेगा क्या लग रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचेंगे? क्या सीट मिल जाएगी 25-50? मतलब यही सवाल है, एक सवाल लोगों के जहन में। तो इसलिए वही सवाल फिर से कि प्रशांत किशोर 3 साल इतनी मशक्कत करने के बाद मैं इस पर इंडोर्स करूंगा और अपनी बात कहूंगा वजन के साथ कि उन्होंने बहुत ज़रूरी और वाजिब मुद्दे उठाए। पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, क्योंकि हम लोग, मैं पटना में हूँ, मैं पटना में रहा हूँ संतोष जी, हमें याद है, अगर मैं 80s की बात करूं तो पटना साइंस कॉलेज की वो प्रतिष्ठा थी कि अगर उसमें किसी का एडमिशन हो जाता था तो बाप मान लेता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा एडमिशन हो गया। ये प्रतिष्ठा थी, पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब था। आज वो प्रतिष्ठा शिक्षा में बिहार की धूमिल हुई। तो वो बहुत सारे वाजिब सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन इतने वाजिब सवाल उठाने के 3 साल बाद आज ऐसी स्थिति क्यों है कि वो दावा कुछ भी करें लेकिन ज़मीन पर वो असर क्यों नहीं दिखता है? देखिए, 3 साल काम करने के बाद भी वो पिछले साल 4 सीट पर हार गए थे, एक सीट भी जीत नहीं पाए, एक पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी। ये अलग बात है कि आप इशू रेज कर रहे हैं, उसका इमोशनल कनेक्ट हो लोगों से, ये बात, और आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में वो वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रशांत जी समझ पाए। मैं बार बार इस स्पीच को रिपीट करता हूँ कि वो बिजनेस और पॉलिटिक्स में पहले थे, वो बिजनेस करते, स्ट्रैटेजी बनाते थे, लेकिन खुद इस बार पॉलिटिक्स में है। और लालू जी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते भी थे, कैसे वोटर से कनेक्शन करना है। कनेक्शन, वो हेलीकॉप्टर उतारते थे अगर किसी नेशनल हाईवे पर, तो उसका पर्पस होता था, उसका मतलब होता था कि वो कनेक्ट बिल्ड करते थे वोटर के साथ कि हम आपके बीच के हैं। प्रशांत जी का एरोगेंस आप बहुत इजीली मेकआउट कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर या किसी। प्रशांत काफ़ी एरोगेंट आदमी है, उनके लोग भी बताते हैं मुझे, उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनको छोड़ कर जाते हैं, फिर आके ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है। प्रशांत जी इज़ नॉट लाइक अदर पॉलिटिशियंस की भाई ठीक है सबको खुश रखना है, तब वोट मिलता है, तब आप सीट जीत निकलते हैं। इस तरह से एरोगेंसी के साथ सीट नहीं निकलता है लोगों का। तो ये कनेक्शन है, और अगर निकलता होता तो शायद 3 साल के बाद पिछले साल आप 4 सीट में से 1 सीट भी निकाल पाते, वो नहीं निकाल पाया। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग कनेक्शन है जो वोटर के साथ इनके पार्टी का। और कुछ लोग जुड़ गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं, बैठे हुए थे, किसी पार्टी से भी आए थे कुछ लोग, लेकिन फिर छोड़ के चले भी गए आपको। उनको लग गया कि आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। मोनाजिर हसन थे, देवेंद्र यादव थे, आपका ये आनंद मिश्रा था बक्सर से, जिनको बीजेपी ने इस बार टिकट दिया। ये सब लोग छोड़ के चले गए। बाकी भी बहुत लोअर रंग के लोग भी छोड़ के गए, कुछ लोग आ भी गए हैं, ये सही बात है, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इसका कारण ये है कि आप इशू आपका हिट तो कर रहा है और जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो आप रेकअप कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन वोट में टर्न होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कनेक्शन क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुआ? भाई वो करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन है, 30 साल से करप्शन है। सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए वो सामने है, लगता है, फैक्ट है। अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे, लगता है कि लूटा गया है। तो ये सब करप्शन है, सब कुछ है, मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन गया क्यों नहीं नीचे तक? 3 years इज़ टू लिटिल अ टाइम इन पॉलिटिक्स। 3 वर्ष में पॉलिटिक्स में ये नहीं हो सकता है कि आप, मतलब पॉलिटिक्स डज नॉट ग्रो ऑन स्टीरॉयड, वो नहीं होता है। वो केजरीवाल मॉडल एक वन ऑफ केस था कि आप आए, आप जीत के जमुना पुस्ता वाली पॉलिटिक्स की, अपने वेलफेयरिज्म आपका चल गया। यहाँ तो आपके पास वेलफेयरिज्म वाली बात भी नहीं करना, अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपने कहा कि टॉक्ड ऑफ सो मेनी गुड थिंग्स, एजुकेशन के बारे में जो उनका जो नवोदय मॉडल है कि पर एक, और जब तक गरीब बच्चे आपको नहीं मिले तो आप प्राइवेट में की हाल के दिनों में 5 चीज़, जिसमें कि 60 साल के बाद जो भी होगा उसको 2000 रुपया महीना देंगे। वो पहले हाँ प्रॉमिस किया, हाँ वो किया था। चलिए आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट नोट। तो उन्होंने बेसिक बातें जो कभी नहीं करता था कोई लोग, वो उन्होंने किया है।
ऑफकोर्स नीतीश कुमार डेवलपमेंट की बात करते थे, उसी चीज़ को उन्होंने कस्टमाइज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और लोगों को बता दिया। उन्होंने बताया कि भाई लीकर से 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो उसको हम कैसे एजुकेशन में खर्च करेंगे, कैसे शिक्षा में आप गरीब बच्चे, आप जब तक स्कूली व्यवस्था सही नहीं होती आप सरकारी खर्चे पर पढ़ेंगे, और एक कैलकुलेट करके एक ब्लूप्रिंट 7 का एक ब्लूप्रिंट बताया कि ये सब करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क, वेदर इट इज़ वर्केबल और नॉट वो बाद में देखी जाएगी, उधर जब उनकी सरकार आएगी तब की बात है। तो ये आपके प्रश्न का मूल प्रश्न का जवाब है कि क्यों नहीं हुआ। ये अभी जो पूरी तरह से पूरी पार्टी बनाई वो पूरी सोशल मीडिया पर बनी, पूरी पार्टी, ये पूरा विमर्श, उससे जितनी चर्चाएं हैं, और वो लगा कि वहाँ एक बन गया है। तो अमरनाथ जी ने सही कहा कि एक पोल स्ट्रेटजिस्ट और एक पॉलिटिशियन का जो अंतर है, ये चुनाव उनको बताएगी, हमें भी समझाएगी कि ये क्या अंतर होता है दूसरे की रणनीति बनाना और अपने लिए रणनीति बनाना, एक पॉलिटिकल पार्टी बनना और ममता बनर्जी के फेस के इर्द गिर्द स्ट्रेटजी बनाना, नीतीश कुमार के गवर्नेंस के 10 साल के एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार उसमें है, उसके इर्द गिर्द बनना और खुद आके चेहरा बनना कि हम और आप देखिए ना, आप जिसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं उन दोनों के इतिहास देखिए ना। यही आप चंद्रशेखर जी गए थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, फुलवरिया जाते हैं, गोपालगंज में है, लालू जी का गांव है पैतृक, और 77 के चुनाव के पहले एक खाट पर बैठे हुए हैं, उसकी रस्सी झूल रही है, उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सीज पॉलिटिकल सेंस, वो उस आदमी का देखा, उस आदमी का कैपिटल देखा, एक पोटेंशियल देखा, और 77 में ऑफकोर्स जेपी मूवमेंट में जीते। उसके बाद का उनका स्ट्रगल देखिए, एक ट्रेजेक्ट्री देखिए, किस तरह से उन्होंने राइज किया। कर्पूरी ठाकुर जी से स्टालवार्ट के सामने में धीरे धीरे उनका राइज होता है, उसमें अनूप लाल यादव, विनायक यादव, गजेंद्र हिमांशु सरीखे 3 इंपॉर्टेंट यादव लीडर्स थे, उन सबको दरकिनार करके आगे नीतीश कुमार राम लखन सिंह यादव को हराया 1989 में। तो सबने इन्वेस्ट किया है। मैं बराबर बोलता हूँ, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बनाने में आपको धैर्य, इन्वेस्टमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बेसिक विनम्रता चाहिए। आप अगर पढ़ लिख गए हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप विनम्र नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो आप विनम्रता कंडक्ट में लाइए। आप वो पूछते हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, भाई चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यू आर ए प्लेयर, यू आर समवन, आप इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको आपके हिसाब से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वो उन सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब वो खुद जान रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को, वो भी कहीं ना कहीं 30 के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 7 से 10% की कंस्टिट्यूंसी आएगी, उससे वो बिल्ड करेंगे, वो भी इससे लेसन्स सीखेंगे। अब प्रशांत किशोर से अलग हट के जरा आते हैं, 1 मिनट अखबार लाना। महागठबंधन और एनडीए, चूंकि अब तो हो ही गया। नहीं, एक आखिरी में कि जैसे ये 7 सीटों का जैसे आया कि 7 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें रोसड़ा है, बछवाड़ा है, बिहार शरीफ, लालगंज, वैशाली, राजापाकर, और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी की जो सीट है तारापुर। अब तारापुर में भी आप एक जो डिप्टी सीएम है उसके अगेंस्ट भी आप सहमति से एक उम्मीदवार देने की बजाय वहाँ वीआईपी ने भी खड़े कर दिया और जेडी ने खड़े कर दिए। तो ये जो इतने दिन के हौच पौच के बाद ये खड़ा करना, ये क्या अपने लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, जब आपके सामने एक बड़ी ताकत है एनडीए की, अमित शाह मोदी की फोर्स है, तो वहाँ आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें 2, 4, 10 सीट को आप छोड़ते, कांग्रेस भी अपनी जिद से पीछे हटती, और उसके बाद आप एक इस भूमिका में रहते कि कहीं से सीटों को लेकर कोई मारपीट या एक तरह से खींचतान की स्थिति ना होती। आप ही के टर्म को बोरो करता हूँ, कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये मतलब एक कहता है ना, वो जापानीज आर्ट ऑफ हाराकिरी, पेट काटने वाला जो होता था ना, ये पॉलिटिकल हाराकिरी है कि भाई आपने गए नहीं फील्ड में, आप ऑलरेडी आपको एडवांटेज नहीं है, उसके बाद आप 2 प्लेयर देंगे तो बहुत ही तो केक वॉक हो जाएगा, इजी सेलिंग हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत किसका वोट काटेगा। अब एनडीए का वोट मोरलेस स्ट्रांग है, वोटर से स्मार्ट हैं, वो सिंबल देख करके वोट देते हैं, अनलेस की बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर उतरा हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, वो है। तो यहाँ भी है, जैसे वैशाली में मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही है शिवानी, उसके अगेंस्ट में कोई आदित्य राज दे दिया है आरजेडी ने, अभय कुशवाहा को दे दिया है बगल के वैशाली वाले सीट में, यहाँ संजीव सिंह को दिया है। तो इस तरह के ये जितने भी प्रॉपर नाउंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इन लोगों में कितना कन्फ्यूजन है, कितना ईगो का टसल चल रहा है, कितना एक वॉर ऑफ असर्शन चल रहा है। तो भाई आप
क्योंकि आप यू आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सब अपने अपने वजूद के लड़ रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई इतना हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ तो उसका निकले, कुछ तो बार्गेन करें। मल्ला को लग रहा है कि भाई हम पॉलिटिक्स में आ ही नहीं पा रहे हैं बिहार में, हम कैसे इमर्ज करें यार, 10 सीट लाएंगे तब ना कुछ बार्गेन करेंगे। बेचारे 4 लाए थे तो वो बीजेपी लेके चली गई। कैंडिडेट ही उन्होंने ऐसा दिया था कि भाई वो आएंगे, 11 में से अपना कैंडिडेट फिट कर दिया था। ये सारी चीज़ें चल रही है, तो महागठबंधन का कन्फ्यूजन ठीक नहीं है। और अभी भी टाइम, अभी क्या है, 20 तारीख को सेकंड फेज का भी नॉमिनेशन का डेट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमको वी आर वेटिंग टू सी द लिस्ट कि फाइनल लिस्ट, ऑफिशियल लिस्ट क्या? हाँ ऑफिशियल लिस्ट क्या है। सिंबल चुपके बट रहा है, लोग अभी भी हम लोग रिपोर्टेडली ही लिख रहे हैं। हाँ। कब तक रिपोर्टेडली लिखेंगे? तो ये सही नहीं है। उसमें 1-2 सीट पर ऐसा भी हुआ कि आरजेडी सिंबल दे चुकी थी, राष्ट्रीय जनता दल दे चुका था। एनडीए का छूट गया था, मान लीजिए नीतीश कुमार ने असर्ट किया, उनको 3-4 सीटों पर था, जो भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए। उन्होंने बीजेपी को मैसेज दिया, स्ट्रांग मैसेज दिया कि रीडू द लिस्ट। तुरंत नित्यानंद राय लग गए, चिराग पासवान से मुलाकात की और फिर गए। और आपको क्यों लगता है कि अमित शाह से मिलने आए थे? पिछली बार अमित शाह से मिलने ये गए थे कि जस्ट टू प्लेकेट हिम कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, अलायंस में जो होता है अर्ली सॉर्ट आउट कर लिया, और आप अभी तक लड़े जा रहे हैं। तो ये आप मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही आपस में इंटरनली खलबली मच गई है, तो आप सामने वालों का क्या यलगार बोलोगे आप? अब ये इम्पोर्टेंट है इतना, या ये मान लें कि हर चुनाव में ये सब रसाकसी खींचतान टिकट को लेकर होता है? भाई एनडीए में भी जैसे जीतन राम मांझी ने शेर शायरी की, उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन तक कहे रात में कह दिया ऑल इज़ नॉट वेल इन एनडीए, और उसका अमित शाह ने वहाँ बुलाया, दिल्ली गए और शाम को आ रहे हैं ऑल इज़ वेल इन एनडीए। तो ये कितनी बार दावपेच वहाँ भी हुआ। तो ये एक स्वाभाविक भी हो सकता है या इसका नुकसान है? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक तो नहीं है। आज के तारीख में कोई भी एनडीए का कोई भी अलायंस पार्टनर बीजेपी को डिफाई नहीं कर सकती है। आप अमित शाह के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आप मोदी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का वोट बैंक भी है बिहार में विदाउट एनी कास्ट, और ये उनका अपना उनके नाम पर वोट मिलता है। तो छोटी पार्टियां जो एसर्ट करती हैं, आज 4 घंटा पहले कुछ बोले, 4 घंटे के बाद उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। इसके कारण ये कि आप डिफाई नहीं कर सकते फॉर सर्टेन रीजन्स। आपको भी रीजन पता, मुझे भी रीजन पता कि बीजेपी को आप डिफाई कर रहे हैं। महागठबंधन में आप डिफाई कर सकते हैं दूसरे को। कांग्रेस आरजेडी खिलाफ जा सकती है, आरजेडी कांग्रेस खिलाफ जा सकती है, बाकी छोटी पार्टियां उनके खिलाफ जा सकती है, लेकिन महागठबंधन में ये नहीं। अब नीतीश जी नाराज़ थे, नीतीश जी ने मीटिंग की, उसके बाद 3-4 सीट मिल गया, ये किसी ने जाना नहीं, ये हियर से है, ये रिपोर्टेडली ही है जैसा बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी भी इस पोजीशन में नहीं है आज के डेट में कि अमित शाह को डिफाई कर पाएँ या अमित शाह के अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल स्टेप ले पाएँ। वो स्थिति बिहार में अभी उनकी नहीं, पॉलिटिकल स्टेचर उनका नहीं है अभी आज के डेट में। क्यों? अगर रहता तो कल के परसों के प्रोग्राम में अमित शाह जरूर कह देते कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री यही बनने वाले हैं। वो नहीं बता पाए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इलेक्शन है, इलेक्शन में कितना सीट आएगा? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि 25 के अधिक सीट आ गया जेडीयू को तो मैं संन्यास ले लूंगा। देखिए प्रशांत किशोर कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि यहाँ बात आते थे, फिर प्रशांत किशोर आ गए। उनका कहना है कि जेडीयू को अगर 25 से अधिक है तो मैं संन्यास ले लूंगा। हो सकता है उनकी बात सही हो सकता है संन्यास लेना पड़ जाए या सही हो, नहीं हो सकता है कि सही हो, 25 के नीचे आ सकता है, क्योंकि 43 पर आके लटके थे पिछले बार 2020 में, तो इस बार भी 25 के नीचे जा सकते हैं। 43 पर लटके थे, उसमें चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे। बिल्कुल चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे। इस बार प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर हो सकते हैं उनके डिफीट में, पर चिराग पासवान का रोल शायद प्रशांत किशोर खुद प्ले करें और किसी के कहने पर प्ले करें, किसी के कारण प्ले करें, वो अलग बात है, वो उनका अपना पर्सनल इशू हो सकता है। लेकिन 25 सीट आए या 25 सीट के बाद आए, अगर 50 से अधिक आए तो बिल्कुल बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे। जैसा लोग कहेंगे उस तरह करेंगे और शायद संन्यास भी ले लें, शायद वो पॉलिटिक्स से अपना रिटायरमेंट भी ले लें, अपना एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हो, ऑनरेबल एग्जिट का मौका भी मिल जाएगा इनको, नीतीश कुमार को। ये फिर एक टॉकिंग पॉइंट इन्होंने दिया कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, आप सबसे पूछ रहे हैं, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रशांत जी चुनाव क्यों नहीं लड़े? रिकॉर्ड कीजिए। देखिए प्रशांत जी जो डेटा एनालिस्ट हैं और 12-13 साल से यही काम कर रहे हैं इतने नेताओं के साथ, तो उनके जहन में क्या है ये समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब हमें दिख रहा रिटर्न ऑन द वॉल कि प्रशांत किशोर कोई 25, 30, 35 सीट कहीं नहीं जा रहे हैं, तब भी वो 2 दिन पहले तक कह रहे हैं कि 10 to 150, तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसे देखें सीधे एज ए लेमैन, तो राघोपुर में गया प्रशांत किशोर के काफिले के साथ सिर्फ ये देखने कि प्रशांत किशोर का क्या असर है। 150 गाड़ियाँ जरूर दिखी, वो 150 गाड़ियाँ में मेरा अंदाजा है कि 130 गाड़ियाँ या मान लिए 90% गाड़ियाँ बाहर के लोगों की थी, वो गाड़ी में ही थे, उतरे भी नहीं। हम ही लोग ज़्यादा पैदल चले या प्रशांत किशोर और उनके साथ जो भी 25-50 लोग थे वो चले, वो गाड़ी वाले उतरे भी नहीं। लेकिन वहाँ मुझे जनसुराज का समर्थक
5 किलोमीटर में जहाँ जहाँ रुके नहीं मिला। 1-2 लोग मिले जो कहीं से आए थे या उनको पहले वहाँ बात हो गई होगी, जो भी थे। सॉरी, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, तो मुझे सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ट्रोल किया जाऊँगा, लेकिन फिर भी लगा कि एक लीडर है। जैसे केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव तो लड़ा, भले हार गए, जीत गए। बनारस में मोदी को चुनौती दी, वहाँ हार गए लेकिन वहाँ जीते। यहाँ मुझे लगता है प्रशांत किशोर अपने को, जिसको बिहार में कहते हैं खराद पर चढ़ाना, अपने को अभी उस पर नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि अभी तो अगर पार्टी पे होगी तो वो कह चुके कि अर्श पर या फर्श पर, लेकिन खुद अगर हार जाएंगे किसी सीट से तो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। ये मेरा आसान एनालिसिस है। प्रशांत किशोर सुनेंगे तो कहेंगे दिल्ली से आए पत्रकार, 2 यहाँ चौराहे पे खड़े होके 2 पत्रकारों से मेरा भविष्य काम करने वाले, हाँ, मेरी भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे बारे में। अब आप बताइए क्यों ना लड़े। नहीं, मैं आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ, मोर और लेस सेम है। हाँ। एक तो सारा जो अमला है, पोल मैनेजमेंट उनको लग जाएगा, हाँ। उनके पीछे हाँ। और जगह से कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल बात। दूसरा, अगर हार जाते हैं तो ब्रांड प्रशांत क्रैश कर जाएगा। तीसरी बात, तेजस्वी अपोजिशन में है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ भी एक कास्ट कार्ड प्ले हो जाएगा कि भाई एक अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी का एक विमर्श में कहीं ना कहीं, जिससे वो बचना चाह रहे हैं, वेरी राइटली सो। तो ये मुझे 3 पॉसिबल रीजन्स लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि वो नहीं चाहते हैं कि ब्रांड प्रशांत क्रैश हो जाए, कम से कम थोड़ा सा बचा रहे, रिस्क कि नहीं मैंने लेना चाहते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, तो ब्रांड प्रशांत क्रैश ना हो जाए, इससे मैं सहमत हूँ। ये कहना, जैसे प्रशांत किशोर के लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद भी यही कह रहे हैं कि पार्टी ये कह रही कि एक जगह से लड़ेंगे तो एक जगह कन्फाइन हो जाएंगे और बाकी जगह ध्यान नहीं। ये बड़ा आसान सा लॉजिक है। फिर तो हर नेता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कोई भी पार्टी अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो वो लॉजिक सही नहीं बैठता है। एक जगह भाई, जब आप 3 साल इतनी पद यात्रा कर चुके, जिले जिले गाँव में जा चुके, तब तो आप नॉमिनेशन करके आइए, 1-2 बार जाइए, आपको जीत जाना चाहिए। लेकिन वैसी स्थिति नहीं दिखी होगी। तो ब्रांड प्रशांत वाली बात से आपको सहमत हो, तो इसका मतलब इसके पीछे डर है? नहीं, एक ऑफकोर्स डर है। जो बड़े नेता होते हैं, बहुत सारे इतिहास में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जो अपने कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन करने नहीं गए, जीत जाते हैं। जीत जाते हैं, हाँ, पर्चा दाखिल करके आ जाते हैं, जीत जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ भी हुआ है। अरे 20 साल में बहुत सारे नेता हैं, 20 साल बहुत सारे नेता हो गए अपने कंस्टिट्यूंसी में, बिना गए बिना जीत 1-2 बार के जाते हैं, हो गया। तो वो आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी देते हैं, वो पॉलिटिकल ब्रांड बनना पड़ेगा। अभी आप पोल स्ट्रेटजिस्ट ब्रांड हैं, आपको प्रशांत पॉलिटिशियन ब्रांड बनना पड़ेगा आपको। तो वो उसके आप रास्ते पर हैं। इट विल टेक टाइम, रास्ता सीधा नहीं है, बहुत एकदम जिग जैग होकर के जाएगा। हम उसी जिग जैग की चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग ट्रॉल किए जाएंगे। आपको क्यों लगता है प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़े? देखिए, ठीक कह रहे हैं कि ब्रांड प्रशांत का, लेकिन प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना भी नहीं था। आपको हम बताएं, प्रशांत किशोर कभी सोचे, ये एक हाइप किया गया था, लोगों को असमंजस में डालने की कोशिश की थी कि 2 सीट्स भी लड़ सकते हैं। कर्मभूमि या जन्मभूमि। अगर राघोपुर से बेटर होता अगर वो करघर अनाउंस किए होते तो शायद हम लोग मानते कुछ चांसेस वहाँ है भी, चूंकि वो अपर कास्ट डोमिनेटेड एरिया है, रितेश को जहाँ से टिकट दिया। लेकिन प्रशांत को चुनाव लड़ना भी नहीं था। प्रशांत जानते हैं कि रियलिटी क्या है, और जो दिख रहा है पॉलिटिक्स वो हो नहीं रहा है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा वो कुछ अलग पॉलिटिक्स चलता है, और लोग नेता आपस में कुछ और बात करते हैं। अब एक नए नेता को आप बता रहे हैं राघोपुर में 130 ओवर 100 व्हीकल्स थी, लग्जरी गाड़ियां थी, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? और ये पहली बार प्रशांत किशोर ने ये खुलासा किया, और हम लोग भी जाने कि पोल स्ट्रैटेजिस्ट ही वो नहीं थे, वो इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो किसी बिजनेस हाउस को भी सलाह दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे, जिसके वो पैसा भी लेते थे। ये पहली बार हुआ। तो शायद कॉर्पोरेट स्टाइल में पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में तो नहीं चलने वाली है, और अगले 20-25 साल में नहीं चलती है, और ना चली है। ये हम लोगों ने देखा। हम लोग रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को? हो सकता है 40, 50, 60 सीट आ जाए। वी आर हैप्पी टू टेक द रिस्क। ईश्वर करे भाई, वो अच्छा करें। एक नया विमर्श आए राजनीति में, हम लोग अच्छी तरह से और कवर करेंगे, माउंटेड कवरेज करेंगे। किसकी शिकायत हम लोगों ने नहीं की है? लालू जी के बाद भर के लिखा है, नीतीश जी के, बिल्कुल। और फिर भी आप सारी पॉलिटिकल पार्टी में अगर इज्जत मिलती है, वही हमारी पूंजी है। सही बात है। रियलिटी है, शिकायत नहीं है, ये उनके रियलिटी शब्दों है। में। अगर वो जीत के आते हैं तो हम लोग वो भी लिखेंगे जीत के आए और हम लोग गलत है, ये भी लिखेंगे। हाँ, सही बात, हमारा सही काम बात, है सही कि जो ग्राउंड स्वेल है, जो हो रहा धरती पर, हैप्पी एंड प्राउड टू टेक बैक आवर वर्ड्स। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? चलिए, तो इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी चुनाव में पहले दौर का चुनाव 6 तारीख को है, 6 नवंबर को, दूसरे दौर का 11 तारीख को।
पहले दौर का नामांकन खत्म हो चुका है, तारीख उसकी कल, और 20 तारीख को दूसरे दौर का नामांकन। बीच में दिवाली है, तो मैं भी दिवाली की छुट्टी में कल दिल्ली जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए, लौट के फिर आएंगे और उसके बाद ज़रा बिहार की ज़मीन को अलग अलग जगहों से तलाशने समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ ज़मीनी हकीकत संतोष जी के साथ भी हम चाहेंगे कहीं किसी ज़िले में जब जाएँ पब्लिक, क्योंकि अंत में ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनता का उत्सव है, जनता का फैसला है और जनता ही जनादेश देती है। हम लोग चौराहे पर जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समझदारी के हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन पता तभी चलता है जब पब्लिक के बीच जाते हैं, जनता के मन में क्या है। और कई बार जो दिख रहा होता है सोशल मीडिया पे वो सच नहीं होता है, अंडर करंट होता है जो नहीं दिख रहा होता, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी चलेंगे हम लोग करागर चलते हैं ना, करागर भी चलेंगे। मैं तो चाहता हूँ प्रशांत जी के गांव भी जाऊँगा। गांव जैसे उन्होंने एक जगह लॉजिक दिया कि मैं गांव नहीं जाता हूं क्योंकि पिता के निधन के बाद जो भी तकलीफ है उसकी वजह से नहीं गया, तो मैं वो भी देखना चाहता हूं। और भी जगह राघोपुरी भी जाएंगे, और भी जगह जाएंगे। और फिलहाल इस वीआईपी इलाके से इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। और दोनों लोगों को सुबह सुबह हमने कष्ट दिया, 1 घंटे लगभग बातचीत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी, धन्यवाद, नमस्कार।